बच्चों आज का बेहतरीन सा टॉपिक है क्लास 11th के लिए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड और इसे हम एक शॉर्ट में देखेंगे। यानी आप शुरू से लेकर आखिर तक इसको देख सकते हो, चाहो तो पॉज करके नोट्स बना सकते हो। बहुत बेहतरीन सा आपको यहाँ पे मटेरियल मिलने जा रहा है, ज्यादा कुछ नहीं करना, एक शॉर्ट में सारा चीज क्लियर हो जाएगा। हम लोग आते हैं इलास्टिसिटी में। इलास्टिसिटी के बारे में कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप When the deforming force is removed is known as elasticity। कहता है कोई सॉलिड बॉडी का वह गुण जब उसमें कोई डिफॉर्मिंग फोर्स लगे, डिफॉर्मिंग का मतलब वो फोर्स जो उसकी शक्ल को बिगाड़ दे, और जब वो फोर्स हट जाए तो फिर वो अपनी शक्ल को दोबारा वापस कर ले। अगर कोई सॉलिड ऐसा अगर करता है तो ये गुण उस सॉलिड का इलास्टिसिटी कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक रबर को देख रहे हो, ये रबर को खींचा जा रहा है तो डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहा है, उसका शक्ल बिगाड़ दे रहा है, मतलब जो उसका शेप है ओरिजिनल उससे उसका शेप कुछ और हो जाता है। लेकिन जो इस डिफॉर्मिंग फोर्स को ये हटाता है तो अपनी शक्ल को दोबारा अगर रीगेन कर लेता है तो इस गुण को हम लोग, इस प्रॉपर्टी को हम लोग इलास्टिसिटी कहेंगे। जैसे यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच के हम लंबा कर दे रहे हैं, लेकिन जो इसको छोड़ देंगे फिर अगर अपने हालत को, अपने सिचुएशन पोजीशन को, लेंथ को अगर वो रिगेन कर ले, पुनः प्राप्त कर ले, तो इस गुण को हम लोग उसका इलास्टिसिटी कहेंगे। अब आता है इसके जस्ट अगेंस्ट प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या है कि अगर हम किसी डिफॉर्मिंग फोर्स को किसी बॉडी में लगाएं और वो डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लें, यानी लगाया उसका शक्ल बिगड़ गया और हटाया उसका शक्ल दोबारा वापस नहीं आना चाहिए, जिस शक्ल में उसको छोड़ा उसी शक्ल में अगर रह गया तो इस गुण को सॉलिड का हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये पुट्टी है, पुट्टी का एक अलग अलग शेप, प्रेशर डाल के उसको फोर्स लगा के अलग अलग शेप डाल के इसको छोड़ दे रहे हैं, जिस शेप में रख रहे हैं वो इसी शेप में रह रहा है, अपने शेप को दोबारा रिगेन नहीं करता है। तो इसकी जो ये गुण है इसको हम लोग प्लास्टिसिटी कहते हैं। अब आता है इसमें दो वर्ड इस्तेमाल होता है अक्सर, एक स्ट्रेस और एक स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या है? व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू डिफॉर्मिंग फोर्स, a restoring force is developed in the body which is equal in magnitude and opposite in direction of deforming force. The restoring force per unit area is known as stress। जैसे मान लिया जाए कि कोई एक बॉडी है, कोई इस तरह का कोई बॉडी है और इसको हमने इधर से और इधर से फोर्स लगा के खींच के इसकी लंबाई को हमने बड़ा कर दिया, इस तरह से कर दिया। तो हमने कितना फोर्स लगाया? इसको खींचने के लिए हमने F फोर्स लगाया दोनों तरफ। अब ये फोर्स जो ही लगा के छोड़ते हैं, अगर इसके अंदर इलास्टिसिटी है तो जो ही फोर्स को आप रिमूव करोगे फिर वो अपने हालत में आ जाएगा। यानी जब फोर्स लगाओ वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका रूप बिगड़ जाएगा, और जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ तो अपने हालत में आ जाता है। तो इस गुण को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। अब सवाल है कि जो ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स हटाते हैं तो ये अपने हालत में रिगेन कैसे कर लेता है, वो अपने हालत को रिस्टोर कैसे कर लेता है, पुनः प्राप्त कैसे कर लेता है। इसका मतलब जिस समय इसको एक्सटेंड करने के लिए या उसका डिफॉर्म करने के लिए हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उसी समय हमारा इस एक्सटर्नल फोर्स के बराबर और विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में ये एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाता है, एक रेस्टोरिंग फोर्स लगाता है। ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है या रिगेनिंग फोर्स है, पर यूनिट एरिया में कितना वो रेस्टोरिंग फोर्स लगता है, यानी रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसी को हम लोग यहाँ स्ट्रेस कहते हैं, यहाँ इसी को स्ट्रेस कहते हैं। अब सवाल है कि रेस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है? तो रेस्टोरिंग फोर्स तो सब्सटेंस पदार्थ के अंदर लग रहा है, वो अपने हालत को रिगेन करने के लिए, अपने सिचुएशन में आने के लिए वो अंदर में लग रहा है, लेकिन इसे हमें पता नहीं कितना लग रहा है। लेकिन ये तो हमें पता है ना कि हमने एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया, तो जितना हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे रिगेनिंग फोर्स भी उतना ही लगेगा। इसका मतलब रेस्टोरिंग फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी के बराबर ये हमारा जो रिगेनिंग फोर्स है डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर ही लगता है। एंड डिवाइडेड अपॉन एरिया, तो ये जो वैल्यू आता है इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। ये स्ट्रेस कई तरह का होता है, जैसे यहाँ पे कंप्रेशन, हमने हर तरफ से इसको ऊपर से नीचे से इसको प्रेशर डाल के कंप्रेस करने के लिए करा, छोड़ देंगे अपने हालत में आ जाएगा। तो यहाँ भी जो स्ट्रेस डेवलप होगा उसका कंप्रेशन स्ट्रेस कहेंगे। ये टेंशन है, इसको खींच रहे हैं, इसकी लंबाई को बढ़ा रहे हैं। ये शियर है, इसको मरोड़ रहे हैं। ये
ये टॉर्शन को हम लोग मरोड़ रहे हैं, शेयर में क्या हो रहा है कि दोनों सरफेस में, उसके ऊपर वाले सरफेस में इधर, नीचे वाले इधर की तरफ उसके टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं। ये बेंडिंग है, यानी इधर दो तरफ से और इधर से इसको फोर्स लगा कर इसको बेंड करना चाहते हैं। तो ये अलग अलग टाइप का हमारा ये डिफॉर्मिंग फोर्स होता है और अलग अलग तरह का हमारा यहाँ पे स्ट्रेस भी आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। टाइप ऑफ स्ट्रेस में पहले आता है हमारा टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? जब किसी बॉडी के लेंथ को आप खींच के लंबा करना चाहोगे, जो इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओगे तो बॉडी अपने रिगेनिंग फोर्स लगाएगा अपनी सिचुएशन को, हालत को प्राप्त करने के लिए। तो जिस समय उसके लेंथ को बढ़ाने का काम करते हैं और उसके अंदर में जो ऑटोमेटिक अपने आप रिगेनिंग फोर्स आ जाता है, दैट वेरी रिगेनिंग फोर्स पर यूनिट एरिया में जो वैल्यू आता है उसको हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं, या इसी को लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कंप्रेशन स्ट्रेस। कंप्रेशन स्ट्रेस क्या है? जैसे कोई बॉडी है, अब इसको फोर्स लगा करके इसके लेंथ को हम घटाना चाहते हैं, तो जिस समय डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के इसके लेंथ के लंबाई को हम कम करना चाहेंगे, तो उस समय इस बॉडी के अंदर इसके अगेंस्ट में उतना ही फोर्स लगता है, अपने आप जनरेट हो जाएगा, जिसको हम लोग रिगेनिंग या रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो दैट वेरी रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, कितने एरिया में लग रहा है उस एरिया से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा कंप्रेशन स्ट्रेस मिल जाता है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस होता है क्या कि जब किसी लिक्विड के अंदर, स्पेशली जब किसी लिक्विड के अंदर किसी बॉडी को रखते हैं, तो उस लिक्विड के कारण उस बॉडी के हर तरफ, हर डायरेक्शन से इक्वल फोर्स, हर तरफ से बराबर बराबर फोर्स लगता है, और फोर्स लगने के बाद उसके वॉल्यूम को वो डिक्रीज करने का काम करेगा। तो जब वो फोर्स लग के उसके वॉल्यूम को डिक्रीज करने का काम करेगा, हर तरफ से बराबर बराबर फोर्स लग करके, तो ये अपने हालत को रिगेन करने के लिए जो फोर्स डेवलप करेगा, तो दैट वेरी रिगेनिंग फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम को डिक्रीज करता है, लेकिन रिगेनिंग फोर्स जो होता है वो पर यूनिट एरिया ही में होता है। पर यूनिट एरिया में जितना रिगेनिंग फोर्स इसके अंदर डेवलप होगा उसको हम लोग हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस कहते हैं। अब आता है टेंजेंशियल और शेयरिंग स्ट्रेस। जैसे आप देख रहे हो कि नीचे वाला बॉडी को फिक्स कर दिया, या इधर की तरफ हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और ऊपर की तरफ इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो इनका शेप जो है थोड़ा सा बेंड हो जाता है। जैसे ये साइड है, साइड थोड़ा सा झुक जाता है, तो जब ये डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ये इस तरह का शेप बिगड़ जाता है, और ये जब ये फोर्स को हटा लेंगे तो अपने हालत में आने के लिए वो रिगेनिंग फोर्स लगाएगा। तो इसके अंदर जो रिगेनिंग फोर्स डेवलप होगा पर यूनिट एरिया, दैट वेरी वैल्यू को हम लोग जो है टेंजेंशियल या शेयरिंग स्ट्रेस कहते हैं, जो इसके अंदर अपने आप डेवलप होता है। तो ये हो गया हमारा टेंजेंशियल स्ट्रेस। अब आता है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है? जब आप फोर्स लगाओगे उसका शक्ल कुछ देर के लिए बिगड़ जाएगा, और जो ही फोर्स हटाओगे इलास्टिक गुण के कारण, इलास्टिसिटी के कारण अपने वो गेन, इसको शेप को, अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को फिर से दोबारा प्राप्त कर लेता है। तो अगर इस तरह से करता है तो उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। और डिफॉर्मिंग फोर्स लगने के बाद उसमें थोड़ी सी जो चेंज आता है, दैट वेरी चेंज को ओरिजिनल चेंज से हम डिवाइड कर देंगे, तो वो जो वैल्यू आएगा हमको उसको स्ट्रेन कहते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में सब आ जाता है, उसकी लंबाई का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना, साइज का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना, लेंथ का घटना, ये सारे को हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो कहता है रेशियो ऑफ चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन टू द ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। पहले कितना उसका ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन है और चेंज कितना आया, इन दोनों का जो रेशियो है उसको हम लोग स्ट्रेन कहते हैं। और ये इसका यूनिट जो है नहीं होता है, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी ऊपर भी है नीचे भी है, तो जो यूनिट एसआई में यहाँ होगा वही यूनिट यहाँ होगा, तो यूनिट कट जाएगा, और जब ये यूनिट लेस हो जाएगा तो ये डायमेंशन लेस भी हो जाएगा। अब आता है ये जो स्ट्रेन है, उस स्ट्रेन को हम लोग टाइप देते हैं। तो स्ट्रेन का टाइप क्या है? तो पहला आता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या है कि लेंथ में अगर हमने टेंसाइल लगाया, उसकी लंबाई को बढ़ाने के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, तो लंबाई में कितना चेंज आया और उसका ओरिजिनल लंबाई क्या था, उन दोनों के रेशियो को हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं। ओरिजिनल लेंथ को हमने एल लिया और लंबाई में थोड़ी सी परिवर्तन आएगा, उसको डेल्टा से डिनोट करते हैं, डेल्टा एल अपॉन एल। ये हो गया हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। उसके बाद वॉल्यूम स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना चेंज आया और पहले कितना वॉल्यूम था, दोनों के रेशियो को हम लोग वॉल्यूम स्ट्रेन कहते हैं।
इसी को बल्क स्ट्रेन भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हमारा टाइप ऑफ स्ट्रेन में शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है बच्चों, उसको ऐसे समझते हैं हम लोग। शेयरिंग स्ट्रेन को समझने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एक फिगर बना डालें यहाँ पे। ये हमारा एक फिगर है। अब इसमें हमने क्या करा, इसमें हमने एक फोर्स लगाया, इधर से इधर की तरफ एक फोर्स लगाया, और वो फोर्स हमने लगाया मान लो F। अब जब इसके सरफेस के टेंजेंशियल एक फोर्स लगाएंगे, और मान लो नीचे वाला जो फेस है उसका फिक्स है, जब ये फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला सरफेस थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा कुछ इस तरह से। ऊपर वाला जो फेस है वो थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएगा कुछ इस तरह से। मान लो थोड़ा सा वो इधर की तरफ थोड़ा सा इनहेंस हो गया, और इसको थोड़ा सा कोशिश करते हैं कि कितना वो से मुड़ गया। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं। सपोज ये यहाँ से खिसक के यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। दिस इज लाइक दैट। अब है कि कितना से मुड़ गया या कितना से मान लो थीटा एंगल से वो झुक गया, थीटा एंगल से झुक गया। अब ये जो शेयरिंग स्ट्रेन होता है बच्चों, ये वैल्यू ऑफ थीटा होता है। शेयरिंग स्ट्रेन जो होता है वो वैल्यू ऑफ थीटा होता है। और जब ये स्ट्रेन होता है, बहुत ज्यादा नहीं करना स्ट्रेन। बहुत ज्यादा अगर कर दोगे उसके शकल को बिगाड़ दोगे, मे बी कि वो फिर वो अपने हालत में नहीं भी आ पाए। तो हम लोग एक लिमिट होता है जिसको इलास्टिक लिमिट कहेंगे, बताएंगे उसको आगे। उस लिमिट के अंदर ही इसको हम लोग थोड़ा सा इसकी शक्ल को बिगाड़ते हैं, तो फिर वो रिगेन कर जाए। इट मीन्स कि ये एंगल जो होता है बहुत छोटा होता है। जब एंगल बहुत छोटा हो तो हम लोग उस एंगल को साइन थीटा या टेन थीटा कंसिडर करते हैं। व्हेन एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, टेन थीटा इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू थीटा, एंड कॉस थीटा अगर रहेगा तो उसको 1 कहते हैं। ये मैथमेटिक्स में हम लोग ये पढ़ चुके हैं, बता चुका हूं मैं कई जगह फिजिक्स में भी। तो अब यहां पे अगर ये टेन थीटा लेते हैं, इनके साइड की लंबाई मान लो ये क्यूब अगर हमने लिया है तो हर एक साइड की लंबाई L ले लेते हैं, तो ये साइड भी L हो गया। अब थोड़ा सा यहां से यहां थोड़ा सा खिसक गया तो इसको हम लोग डेल्टा L ले लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी परपेंडिकुलर यहाँ क्या हो जाएगा डेल्टा L अपॉन बेस। ये बेस का काम करेगा, ये 90 का एंगल है तो ये हाइपोटेन्यूज है तो बेस हो गया L, यानी डेल्टा L अपॉन L। थीटा का वैल्यू हो गया डेल्टा L अपॉन L। इसको हम लोग शेयरिंग स्ट्रेन कहते हैं। अब आता है इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या है बच्चों, जब किसी भी बॉडी पे आप फोर्स लगा, जैसे किसी स्प्रिंग को आप खींच रहे हो, एक सर्टेन डिस्टेंस तक खींच के उसको छोड़ देना पड़ेगा तभी तो रिगेन करेगा। आपने ज्यादा खींच दिया तो हमेशा ससुराल लमड़ जाएगा और दोबारा वापस आएगा ही नहीं। रबर को खींचते हैं, बच्चे में हम लोग खेलते थे, रबर को खींच के किसी को मारते थे, तो रबर को आप खींच रहे हो एक सर्टेन लेंथ तक वो बढ़ेगा, फिर छोड़ोगे तो रिगेन कर सकता है अपने हालत को। लेकिन बहुत ज्यादा अगर खींच दिए हो तो हो सकता है कि वो लंबा होकर रह जाए, रिगेन नहीं कर पाए। तो जहां तक उतना मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाओ कि जहां तक लगने के बाद उसको अगर छोड़ दिया जाए तो वो अपने हालत को रिगेन कर ले, सिचुएशन को रिगेन कर ले, शेप को दोबारा प्राप्त कर ले। तो वो जो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, दैट वेरी मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स, अधिकतम जो विरूपक बल है, उसी को हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच the body regains its original configuration after the removal of deforming force is called elastic limit। यानी जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर पर यूनिट एरिया में रेस्टोरिंग फोर्स बनता है, उसी को हम लोग स्ट्रेस भी कहते हैं। तो एक इलास्टिक लिमिट क्या है, उतना ही तक आपको खींचना है जहां तक छोड़ने से दोबारा अपने हालत को रिगेन कर ले, तो उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और हुक साहब ने इस पर एक लॉ दे दिया है, क्या दिया कि विद इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी इलास्टिक लिमिट के अंदर जब किसी बॉडी में आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो उसके हटने के बाद वो इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण अपने हालत में वो रिगेन कर लेता है। तो कह रहा है कि अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो डेवलप होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्ट्रेन का, यानी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये हुक का नियम है। तो अगर हम स्ट्रेस को इक्वल करना चाहेंगे तो कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होगा। तो मान लो इलास्टिक है तो हमने E एक कांस्टेंट ले लिया और यहाँ आ गया स्ट्रेस, स्ट्रेस इक्वल टू E इंटू स्ट्रेन। अब इसको हम लोग स्ट्रेन को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा स्ट्रेन इक्वल टू E, यानी E इक्वल टू जो है ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ रहा है। इस E को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ
इलास्टिसिटी या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं, या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी कहते हैं। ये नाम है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या इसी को हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, इलास्टिसिटी, या मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अब ये अलग अलग जो शेप है, अलग अलग जो स्ट्रेस स्ट्रेन है, उसके लिए इलास्टिक जो कांस्टेंट है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का वैल्यू ये अलग अलग हो जाता है। तो इसको हम लोग अलग से बांटते हैं, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। तो ये होता है हमारा लॉन्गिट्यूडनल या टेंसाइल या कंप्रेशनल, जिसकी लंबाई बढ़ने घटने की बात होती है। उसका स्ट्रेस बराबर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। और ये स्ट्रेन क्या होता है, क्योंकि हमारा जो इलास्टिक कांस्टेंट है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन क्या हो जाता है बच्चों, डेल्टा एल अपॉन एल, लंबाई की जब बात आती है। तो ये जो वैल्यू आता है हम लोग इसको हम लोग यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन मांगता है, एफ यहाँ एल को ऊपर कर लो और ये ए को नीचे आ जाएगा और ये डेल्टा एल आ गया। इसी तरह से यहाँ पे भी ऊपर चला जाएगा, एफ इंटू भी हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे एरिया नीचे आएगा और ये डेल्टा वी आ गया। यहाँ भी हम लोग कर सकते हैं एफ और इस एल को ऊपर कर देंगे तो ये ए नीचे आएगा, दिस ए, और यहाँ पे डेल्टा एल है। तो ये सिचुएशन के हिसाब से जैसे यंग्स मॉडुलस लेंथ की बात होगी बढ़ाने घटने की तो ये हम लोग यूज करेंगे। और अगर वॉल्यूम के बढ़ने घटने की बात अगर आती है तो हम लोग इसको लेंगे यहाँ पे इस तरह से। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यानी सरफेस पर टेंजेंशियल फोर्स लगे और उसका शेप बिगड़ जाए, शेयर हो जाए, तो उसको मरोड़ भी कहते हैं इसको हम लोग। तो ये शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा से लिखते हैं। ये कप्पा है, ये वाई है, और ये बराबर अभी हमने देखा कि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या, फोर्स अपॉन पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपको एक शॉर्ट में मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड यानी इलास्टिसिटी को मैंने कवर कर दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग माय चैनल। आप हमारे साथ लगे रहें, इस तरह से हमें कोऑपरेट करते रहें। आपका कोऑपरेशन हमें जोश दिलाना। जोश कैसे दिलाओगे बच्चों, इसके लिए आप शेयर करो, लाइक करो, पसंद करो, दोस्तों को भेजो, और जो सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त को आप जो है सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। इससे हमें हौसला मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। जितना ज्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ज्यादा मैं आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज लेके आऊंगा। थैंक यू।